डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज से 3 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का करेंगे दौरा। व्यापार सहित कई क्षेत्रों में समझौते को पहनाएंगे अमली जामा। आज तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के नेताओं से करेंगे मुलाकात, कई कार्यक्रमों में होंगे शरीक। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, गैस चैम्बर बनी राजधानी। एनसीआर में भी बिगड़े हालात, कई इलाकों में 500 के पार पहुंचा एक्यूआई। और भारत दौरे के आखिरी पड़ाव में आज दिल्ली पहुंचेंगे स्टार फुटबॉलर मेसी। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, कई कार्यक्रमों में होंगे शरीक। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, आज विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने वाले हैं। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय विदेश दौरा शुरू हो रहा है। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। व्यापार सहित कई क्षेत्रों में समझौते को अमलीजामा पहनाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी 15 दिसंबर से 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कुल 4 दिनों में 3 देशों की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना और इसी के साथ व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा आज से शुरू हो रही है। वहीं 15-16 दिसंबर को पीएम मोदी जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला दूती बिन अल हुसैन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 16-17 दिसंबर को पीएम मोदी इथियोपिया के दौरे पर रहेंगे और अंतिम चरण में 17-18 दिसंबर को वो ओमान सल्तनत का रुख करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन भी जाएंगे। वहीं विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगी। इससे भारत जॉर्डन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। इस दौरान पीएम मोदी और जॉर्डन के राजा की मुलाकात भी होगी। 16 दिसंबर को पीएम मोदी इथियोपिया के लिए रवाना होंगे। वहीं पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में पीएम मोदी की पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम मोदी अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इथियोपिया के बाद पीएम मोदी 17 दिसंबर को ओमान जाएंगे। ओमान सल्तनत के दौरे पर पीएम मोदी की मुलाकात सुल्तान हैथम बिन तारिक से होगी। भारत और ओमान के द्विपक्षीय रिश्ते को 70 साल पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने ओमान जाने का फैसला किया है। 2023 के बाद ओमान में पीएम मोदी की दूसरी यात्रा होगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। तमिलनाडु के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। आपको बता दें, बीजेपी के नेताओं से तमिलनाडु में अमित शाह मुलाकात करेंगे, कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे, जहां वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। तो आपको बता दें, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा रहने वाला है, जहां पर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और बीजेपी के नेताओं से अमित शाह मुलाकात भी करने वाले हैं। तो ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा, जहां पर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और अगली बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर अब दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जहरीली हवा बनती चली जा रही है। गैस चैम्बर अब राजधानी बन चुकी है। एनसीआर में भी बिगड़े हालात, कई इलाकों में एक्यूआई 500 के पार पहुंच चुका है। हवा की धीमी गति और खराब मौसम ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। आज लगातार तीसरे दिन हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई। वहीं स्मॉग की मोटी चादर भी दिखाई दी है। इस कारण कई इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही।
वहीं एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार रविवार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 456 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की सुबह 7 बजे को आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली के अलीपुर में AQI 439, आनंद विहार में AQI 493, अशोक विहार में 500, वहीं आया नगर में 413, बवाना में 472, बुराड़ी में 454, चांदनी चौक इलाके में 438 AQI दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से अब राजधानी गैस चैम्बर का रूप लेती हुई नजर आ रही है, आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है क्या? जी बिल्कुल, दिल्ली और आसपास के इलाके आज जो सुबह में उठे तो लोग एक दोहरी परेशानी से परेशान होते दिखे। फॉग और स्मॉग दोनों की मार से दिल्ली वासियों को सुबह सुबह काफी परेशानी हुई। दिल्ली NCR को जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में अक्षरधाम में लगभग 500 के पास AQI पहुंच गया है और जैसा कि मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 17 दिसंबर की रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा और इससे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी और उसके बाद दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण लगभग 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है स्मॉग की है और प्रदूषण की है। CPPSC के अनुसार शहर के कई प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, जो छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। चेतावनी दी गई है कि लोग जो हैं फिलहाल यदि बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो घर में रहें और बाहर निकलना हो तो मास्क का उपयोग जरूर करें। जी। तो आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से कोई एक्शन प्लान बनता हुआ नजर आएगा या फिर दिल्ली वासी इसी तरीके से अब बीमारियों से ग्रसित होते रहेंगे? देखिए, सरकार ने जो है कुछ धरातल पर उस तरह की चीजें और उस तरह की कार्रवाई करती हुई तो नहीं दिख रही है, लेकिन ग्रैप के स्टेज 4 प्रतिबंध लागू हैं, जिसमें निर्माण कार्यों से आपको मालूम होगा काफी डस्ट और तमाम तरह के पॉल्यूशन हवा में घुलते हैं, तो निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया गया है और दिल्ली में पुराने डीजल वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। तो फिलहाल तो दिल्ली सरकार की ओर से यही कोशिश जारी है, लेकिन यदि कुछ हवा बहती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद तो हो सकता है कि पॉल्यूशन AQI कम हो। डॉक्टरों की तरफ से या फिर एम्स की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या मनीष, खास करके अगर बुजुर्गों की बात कर ली जाए तो? जी, जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टरों का ही कहना है कि ऐसे में जब AQI ज्यादा है तो जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक आप घर में रहें और जो सुबह के टहलने की आदत है वो फिलहाल घर में ही एक्सरसाइज करें, योगा करें और बाहर यदि निकल भी रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। ऐसी डॉक्टरों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें अब राजधानी गैस चैम्बर का रूप लेती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में AQI अब 500 के पार पहुंच चुका है। और अगली बड़ी खबर स्टार फुटबॉलर मेसी की आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली दौरे पर फुटबॉलर मेसी आज पहुंचने वाले हैं। भारत दौरे के आखिरी पड़ाव में आज दिल्ली पहुंचेंगे। PM मोदी से मुलाकात करेंगे, कई कार्यक्रमों में शरीक होने वाले हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में इवेंट होगा। भारत दौरे पर आए फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी सोमवार को दिल्ली आ रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में उनकी मेजबानी के लिए तैयारियां चल रही है। यह उनके दौरे का आखिरी चरण होगा। इससे पहले मेसी रविवार को दोपहर के आसपास मुंबई पहुंचे, जहां अधिकारियों के मुताबिक उन्हें वर्ल्ड कप लेवल की सुरक्षा दी गई थी। यह उनकी 4 शहरों की भारत यात्रा का दूसरा दिन था। मेसी आज सुबह 10:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे। वे शहर के एक होटल में 50 मिनट का
मीट एंड ग्रीट सेशन करेंगे और फिर 20 मिनट की बातचीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से उनके घर मिलने जाएंगे। इसके बाद अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी एक सांसद के घर जाएंगे, जहां वे भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो ऑगस्टिन कॉसिनो से भी मिलेंगे। मेसी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मिलेंगे। वहीं मुलाकातों का दौर खत्म होने के बाद मेसी अरुण जेटली स्टेडियम जाएंगे, जहां कई प्रोग्राम होने वाले हैं। फुटबॉल आइकन दोपहर 3:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम में एंट्री करेंगे। उनका शानदार स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी और फिर वे एक फुटबॉल मैदान में जाएंगे, जहां कुछ भारतीय सेलिब्रिटी एक मैच में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे खिलाड़ियों से मिलेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर यूपी बीजेपी के नए बॉस अब पंकज चौधरी बन चुके हैं। आपको बता दें, यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बना दिया गया है। विनोद तावड़े और पीयूष गोयल ने घोषणा की है। यूपी भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने उनके नाम की घोषणा की। हालांकि शनिवार को एकमात्र नामांकन होने की वजह से पहले ही उनके नाम पर औपचारिक मोहर लग गई थी। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विवि कैंपस के सभागार में इसकी घोषणा की गई। इस मौके पर केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन के केंद्रीय प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश चुनाव अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पंकज चौधरी की जीत की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संगठन की ताकत है कि पार्टी आज इस मुकाम पर है। पीयूष गोयल की घोषणा करते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज गया। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नव निर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद के 120 नव निर्वाचित सदस्यों की भी घोषणा की गई। प्रदेश भाजपा के 17वें अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले चौधरी कुर्मी बिरादरी से चौथे अध्यक्ष होंगे। इनसे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बिरादरी से अध्यक्ष रह चुके हैं। और अगली बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, जहां पर सिपाही बैरक का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, 700 क्षमता वाले पुरुष सिपाही बैरक का उद्घाटन, जहां पर परिसर में केंद्रीकृत रसोई सह भोजनालय की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवीन पुलिस केंद्र पटना परिसर में केंद्रीकृत रसोई सह भोजनालय G+4 और 700 क्षमता का पुरुष सिपाही बैरक G+7 ब्लॉक ए का फीता काटकर और शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना पुलिस केंद्र में रहने वाले पुलिस बलों को अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ राशन, भोजन आदि की व्यवस्था करने में काफी कठिनाई होती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस लाइन में जीविका दीदी की रसोई का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे यहां रहने वाले लगभग 3000 पुलिस बलों को सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। समय और श्रम की बचत होने से वो बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। साथ ही इससे लगभग 120 जीविका दीदियों को रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने पटना पुलिस लाइन के विस्तार के लिए फेज 2 में 266 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजनाओं के मॉडल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। बदायूं में सिपाही से मारपीट के आरोपी रजत प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रजत बीजेपी नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह का बेटा है। बता दें आपको, उसकी गिरफ्तारी घटना के तीसरे दिन हुई, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। यह घटना 10 दिसंबर की रात को हुई थी। रजत की थार गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई थी। मौके पर पहुंचे सिपाही लवलेश ने जब स्थिति संभाली तो रजत ने उसके साथ मारपीट की। सिपाही की वर्दी फाड़ने और आंख के पास चोट पहुंचाने का भी आरोप है। आरोपी रजत प्रताप सिंह पर मारपीट, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद कुछ स्थानीय नेताओं पर रजत को बचाने का आरोप लगा। रजत उसामा की ब्लॉक प्रमुख ममता सिंह का भतीजा भी है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा सांसद आदित्य यादव और पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। चौतरफा दबाव बढ़ने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने स्थानीय नेताओं के कथित दबाव को दरकिनार करते हुए कार्रवाई की। आरोपी रजत को बरेली के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित 188 डी फ्रेंड्स अपार्टमेंट सिल्वेशन स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया।
यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस के लिए सिरदर्द बने लापता भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान को हमीरपुर पुलिस ने लखनऊ के दुबग्गा स्थित उनके परिचित के मकान से बरामद किया है। इस मामले में उनके भाई ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज पुलिस ने बड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा नेता को जिला जज के समक्ष कोर्ट में प्रस्तुत किया। 18 अक्टूबर 2025 को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान के राठ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर विवाद के बाद पुलिस उन्हें उठाकर थाने ले गई थी। दूसरे दिन उन्हें व लाइसेंसी रिवॉल्वर को उनके पुत्र राघवेंद्र के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद प्रीतम सिंह किसान लापता हो गए थे। पुलिस को प्रीतम सिंह के लापता होने की खबर तब हुई जब 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट में उनके भाई वीर सिंह ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पुलिस को प्रीतम सिंह को कोर्ट में पेश करने के आदेश कर दिए हैं। वहीं इसके बाद पुलिस ने प्रीतम सिंह को ढूंढकर आज हमीरपुर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। वृंदावन के राधा कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में आयोजित हुई दिवंगत हीमान धर्मेंद्र की श्रद्धांजलि सभा में प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत की अनेक प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। सभा में मथुरा से सांसद और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी, जो धर्मेंद्र की धर्मपत्नी है, उनके साथ साथ आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह, डीआईजी आगरा शैलेश पांडे, जिलाधिकारी मथुरा सीपी सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा श्लोक कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, शहर के जनप्रतिनिधि, व्यापारी संगठन के लोग और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी ने एक स्वर में धर्मेंद्र के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए उनके जीवन और योगदान को याद किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने धर्मेंद्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि धर्मेंद्र न केवल सिनेमा जगत के महान कलाकार थे, बल्कि वे सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों और मानवीय संवेदनाओं के प्रतीक भी थे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। नितिन नवीन, आपको बता दें, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी ने बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन को जेपी नड्डा की जगह पार्टी की कमान फिलहाल सौंपी गई है। बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी की बागडोर यूं ही नहीं सौंपी, बल्कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नामों की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लेकर बड़ा सियासी दांव खेला है। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया है कि बीजेपी का अब पूरी तरह फोकस भविष्य की लीडरशिप खड़े करने पर है। उनकी नियुक्ति के पीछे 5 बड़े सियासी संदेश छिपे हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए नितिन नवीन की उम्र महज 45 साल है। बीजेपी के इतिहास में नितिन नवीन सबसे कम उम्र के नेता हैं जो पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक जितने भी पार्टी अध्यक्ष बने हैं, उनमें सबसे कम उम्र के अमित शाह रहे हैं। अमित शाह 49 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन नवीन अब उनसे भी कम उम्र के हैं। नितिन नवीन का जन्म साल 1980 में हुआ है। इतनी कम उम्र में उन्होंने खुद को साबित किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। नितिन नवीन आज दिल्ली पहुंचेंगे। नई नियुक्ति से पार्टी ने 5 बड़े संदेश दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अगला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे? और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। मनीष, ये बड़ा सियासी संदेश बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया नितिन नवीन को, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या मान रहे हैं आप?
देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम हलकों को चौंकाते हुए नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उससे एक संभावना यह जगती है कि पार्टी ने कुछ न कुछ जरूर नितिन नवीन में देखा होगा और वो आगामी जो बीजेपी के लिए चुनावी रणनीतियां होंगी, आगामी चुनाव विधानसभा चुनावों के लिए, उसमें इनकी क्षमता की एक तरह से जांच की जाएगी कि नितिन नवीन कितने कारगर होते हैं। लेकिन फिर भी नितिन नवीन की क्षमता जो है, लगातार 5 बार के विधायक रह चुके हैं और 2006 में वो सबसे पहली बार विधायक बने थे। 2021 में नीतीश सरकार में मंत्री बने और वर्तमान में भी वो पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री हैं। तो ऐसे में उनकी क्षमता को परखते हुए बीजेपी ने उनको एक बड़ा अहम पद सौंपा है और संभावना यही जताई जा रही है कि नितिन नवीन अपने इस नए अध्यक्ष के लिए भी एक अपने आप को सिद्ध करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो ये कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि खरमा समाप्त होने के बाद ये पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जेपी नड्डा की जगह ले पाएंगे नितिन नवीन। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।